कितना खूबसूरत लड़का, ऊपर से इसने पता नहीं कि आपने आपको ऐसे बाल चारों तरफ बढ़ा लिए हैं। दादा मेरे बाल नहीं उड़े हैं, मैं कह रहा हूँ ना मेरी तो हाइट बढ़ी है। अच्छा बाल नीचे चले गए, थोड़े दिन में ऊपर आ जाएंगे। हाँ जी, कोई प्रश्न हो? तभी आप ही बोलिए दादा। अरे आप सवाल पूछो उनसे, मैं आगे चलूंगा। तो जो गरम पानी पीजिए बंसीदा। हाँ बाद में पीऊंगा। दादा प्रणाम। प्रणाम जी, नमस्कार। मैं खंडवा से विजय सोनी। हाँ जी नमस्कार। एक बहुत पुराना प्रसंग दादा, अभी जितनी बात हो रही थी तो एक याद आ गया। हेलो जी जी हाँ बोलिए जी। 95-96 के लगभग की बात है दादा। हम लोग खंडवा में काम करते हैं, तो बहुत इच्छा थी कि भोपाल से किसी को दिखाया जाए, क्योंकि हम लोग काम करते कोई देखने वाला नहीं था यहाँ पर। तो बड़ी इच्छा हुई कि भोपाल से किसको दिखाया जाए। तो आपका ही नाम सुना था उस समय, तो हमने कहा बंसीदा को दिखाएंगे। और हमने विनय भाई से कोशिश की, भाई विनय उपाध्याय से। तो विनय भाई आपको लेकर आए थे, हम लोगों ने कबीरा खाड़ा बाजार में किया था और ओपन स्पेस में किया था वनिता विश्व भवन में। तो आपका और मुझे आपको याद है कुछ याद? हाँ, 2 बच्चियां थी, बहुत अच्छा गाती थी, मुझे नाम नहीं उनका याद। जी जी दादा, सोमबाला सातले का म्यूजिक था, उसमें दीपा जैन थी, वो बहुत अच्छा गाया था उसको। जितना याद है। जी और जी आप लोगों ने अलग तरह का वो इस्तेमाल की थी जगह। जी जी, ओपन स्पेस में किया था दादा, वनिता विश्व में। आपने अलग तरह से यूज किया था उसको, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि मैंने कुछ लोगों को देखा है जिन्होंने परफॉर्मिंग स्पेसेस से वो बंधे नहीं रहे प्रोसीडिंग स्पेस से। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रोसीडिंग स्पेस उन्हें एक तरह से नुकसान भी पहुंचाया है, जहां उन्होंने 2 तबके पैदा किए हैं, एक करने वालों का, एक देखने वालों का। जब ये 2 तबके पैदा हो जाते, करने वाला और देखने वाला, ये वैसा ही हो जाता है जैसे किसान और खरीदार, एक फसल पैदा करता, दूसरा उसको खरीदता है। लेकिन फिर भी उस खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में बहुत ज्यादा रिश्ता नहीं रहता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप खुद किसान होते हैं, आप कुछ पैदावार करते हैं, तो आप नाचते भी हैं, गाते भी हैं आप उस फसल के होने पर। वो जो एटीट्यूड थिएटर में होना चाहिए था, जो था कुछ ही दिनों तक, ठीक है, तबका तो रहेगा ही देखने वाला, लेकिन अब हम फंसते जा रहे हैं इस बात में कि भाई एक अलग ही तबका चाहे जो हमें देखे। और इसी बात में के लिए कुछ लोग अक्सर आग्रह भी करते हैं और इस बात से नाराज हो जाते हैं कि ऑडियंस, मेरा थिएटर तभी चलेगा जब ऑडियंस टिकट खरीदेगी। टिकट का ही थिएटर होना चाहिए। इस बात पर बहुत लोगों का आग्रह है कि टिकट होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। और बहुत इस बात पर, अगर आपने गलती से टिकट नहीं रखा है तो दूसरा आदमी आप पर बरस पड़ता है कि मैंने उनकी ऑडियंस बिगाड़ दी जो टिकट वाली थी। भाई ठीक है, मेरी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं दरअसल वो दोनों ही चीजें रखना चाहता हूँ मेरे काम में। वो सेलिब्रेशन वाला पक्ष भी, मैं जिसको दिखा रहा हूँ, मैं उसको सिर्फ तबका नहीं बनाना चाहता जो मेरी, मैं उसको चाहता हूँ कि मेरे काम का हिस्सेदार बने। जी जी हाँ, थैंक यू। कौन बोलना चाहता है और पूछना चाहता है? दादा तो क्या आप इसको एक जो प्रोसिनियम का जो थिएटर है और एक जो अलग अलग जगहों पर जाकर और एक नया स्पेस क्रिएट करना और उसमें ये करना, तो इसको क्या अल्टरनेटिव थिएटर की तरह कुछ लिया जाना चाहिए? इसको क्या वो है ही, देखिए वो अल्टरनेटिव थिएटर तो है ही है, और मेरे ख्याल में उसी ने आपको बचाया भी है, नहीं तो ये थिएटर हुआ भी नहीं होता। आपको याद होगा आपके यहाँ जब वो जो प्रेमचंद रंगशाला में जब पुलिस बैठी थी,
आपके यहाँ उसमें सीआरपी को दिया गया था, याद होगा आपको। लेकिन तब तो आपने एक ऑल्टरनेट स्पेसेस क्रिएट की ही थी ना। और मुझे लगता है कि अगर वो आदत हम में अभी भी हो, जिन जिन लोगों में बची है वो आदत, वो लोग कोरोना के बाद भी थिएटर करेंगे। जिन लोगों में ये आदत नहीं बची है वो बहुत परेशान होंगे कोरोना के बाद, वो थिएटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उनमें वो फिर उनको क्या होगा कि अगर 500 सीटें हैं ऑडिटोरियम में, उनको 100 सीटें ही बेचनी पड़ेगी और उससे परेशान होंगे वो। तो हम तो क्योंकि स्पेस इस तरह की क्यों नहीं ढूंढे नए थिएटर के लिए आने वाले जनों के लिए, क्योंकि हमारी आदत थी, ये आपकी भी थी, मेरी भी थी। इसीलिए परफॉर्मिंग स्पेसेस को नए अंदाज में देखने की जरूरत है, जिससे आप नए थिएटर की आप कल्पना कर सके। मतलब एक उम्मीद है, मतलब मेरा मानना है कि खत्म नहीं होगा। एक ऑल्टरनेट स्पेस तो देखते ही आप। आफ्टर ऑल आप जैसे लोगों ने एक ऑल्टरनेट म्यूजिक तो पैदा किया ही ना थिएटर में, कि हर चीज तो हुआ ही है। ओम भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बंसी भाई। हाँ जी। हाँ बंसी भाई, हम ये कहना चाह रहे थे कि जो आप अल्टरनेट स्पेस की बात कह रहे हैं, तो अल्टरनेट स्पेस में एक्टिंग स्टाइल तो उसके लिए अलग ढंग का डेवलप करना पड़ेगा ना। ये जो एक्टिंग स्टाइल प्रोसीडियम वाला, ये तो वहाँ चलेगा नहीं। हाँ, उसके लेकिन एक बार कोशिश करेंगे, उसकी भी तो ट्रेनिंग देनी चाहिए उस तरह के एक्टिंग स्टाइल की। नहीं, मेरा ये कहना है कि इसीलिए आपको उसको एक वेल वर्स्ड एक्टर बनाना पड़ेगा, जो हर तरह की उसमें काम आएगा। और ऐसा नहीं, अगर प्रोसीनियम एक्टर थोड़ा बहुत समझदार हो, वो ऑल्टरनेट स्पेस को भी यूज कर लेगा। क्योंकि अंत में देखिए, स्पेस भी आपको मदद करती है, वो कहती है मुझे कैसे इस्तेमाल करो। वही तो स्पेस का कमाल है। ये वैसा ही है जैसे आप एक घर में से दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं। एक घर में आपके पास एक पुराना पुश्तैनी घर होता है, उसमें बहुत सारी सीढ़ियां होती है, आंगन होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं, वो आपको आदत पड़ चुकी होती है। फिर वहां से आप जब शहर की तरह आते फ्लैट में रहने लगते हैं, तो फ्लैट वाली स्पेस आपको इनवाइट करती है, भाई आओ मुझ में किस तरह रहना ये सीखो। वो इतना मुश्किल नहीं लगता मुझे, वो खुद ही हो जाएगा और अलग तरह की ट्रेनिंग बनेगी। और हुआ है, ये बहुत बार हुआ है, वो डायरेक्टरों के साथ हुआ है। जिस डायरेक्टर की आदत प्रोसीनियम वाली है, अब उसको जिद मान ले तो उसका कोई इलाज नहीं है। जिद को तो कोई इलाज नहीं है कि कहीं नहीं मैं तो वही करूंगा। लेकिन ये संभव है और आप सबने किया है ये। और जाहिर है आप अलग तरह की एक्टिंग क्या कि आप अपना एक स्पेस ही आपको एक तरीका बताएगी। स्पेस में एक ऐसी क्षमता है, जैसे कि गांव के घर से निकलकर आप शहर के फ्लैट में आते हैं और आप वहां रहना सीख जाते हैं। ये वैसा ही है, इसीलिए मैं उसको उस तरह जोड़ता हूँ। बंशीदा जी बंशीदा नमस्कार। नमस्कार जी पाल जी। बंशीदा, मैंने तो तुक्के पे तुक्का, जब नंदन में आपने ओपन में किया था, अंजना दी ने गाना भी गाया था, बादल दा से एक बार किसी ने कहा कि भाई आप ये थर्ड थिएटर कर रहे हैं, अगर आप इसको प्रोसेनियम में करते, बादल दा प्रोसेनियम में करते थे, बाद में बहुत ही खिलाफ हो गए। बादल दा ने एक बात कही थी, मैं उसी संबंध में पूछना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं प्रोसेनियम वाले उन दर्शकों को नहीं चाहते हैं क्या कि जो वहाँ थर्ड थिएटर में आते हो? तो आपका टारगेट ऑफ ऑडियंस में भी कोई सिलेक्शन है? नहीं, ऐसा नहीं, हम तो चाहते हैं सब आए। नहीं, आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो प्रोसेनियम वाले, जो ऐसा कुछ है क्या कि ये दर्शक में भी कोई बंटाव है क्या? ये दर्शक आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? आपकी बात नहीं है। खासकर शहरों में संभव नहीं है ये ठीक है। अगर आप एक मॉल के अंदर थिएटर करेंगे तो वहां वही मिडिल क्लास होगा जो आपके उधर है। मुझे लगता है कि हमने ऑडियंसेस को, परफॉर्मिंग आर्ट जो है वो एक एडवेंचर का हिस्सा है मेरे हिसाब से। जैसे हम एडवेंचर करते हैं ना, जैसे पहाड़ों पर जाते हैं, एडवेंचरिस्ट होते हैं, मुझे लगता है ऑडियंसेस को भी एडवेंचरिस्ट बनाना सिखाना पड़ेगा कि भाई उनको तुम भी एडवेंचर करो। अब जो बहुत आराम तलब है उनका तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है अंत में आप एक प्रोसीनियम के अलावा एक एरिना स्टेज भी क्रिएट करें, एक टाइम पर आकर हो सकता है वहां भी एसी चल पड़े, लेकिन एक आदत तो डालनी पड़ेगी एडवेंचर की, और एडवेंचर की आदत ही आपको बचाएगी। जी जी जी।
बिल्कुल सही कहा सर। जैसे बंसीदा, पटना में हम लोग प्रेमचंद रंगशाला में नाटक करने के पहले पूर्व रंग के तहत जैसे प्लेटफॉर्म शोज होते हैं, या बहुत जगह पृथ्वी थिएटर में भी या भारत भवन में भी आजकल होने लगा है कि मुख्य मंच पर जो कार्यक्रम होगा उसके पहले पूर्व रंग होगा और बाहर में म्यूजिकल परफॉर्मेंस या नुक्कड़ नाटक या और भी कुछ अलग अलग जो अप्लाइड आर्ट फॉर्म है उसका प्रेजेंटेशन होता है और लोग देखते हैं बैठकर। लेकिन बहुत सारे दर्शकों को मैंने ये देखा कि वो बाहर में जो स्ट्रीट प्लेज हो रहा है उसको न देखकर वो सीधा वो लाइन में लगते हैं ताकि हमें अंदर जाना है और मुख्य मंच पे नाटक देखना है, या सीधे वो हॉल की तरफ जाना चाहते हैं। बहुत सारे इस तरह के प्रबुद्ध या एलिट जो दर्शक है वो नहीं बैठ के देखना चाहती है जिस स्पेस में आप नाटक कर रहे हैं, जो अल्टरनेटिव स्पेस में है। तो दर्शकों का जो एक माइंडसेट है कि हम प्रोसिनियम में ही नाटक देखेंगे, बाहर में जो हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो आते ही हैं इस, तो उसका क्या किया जाए, इसका क्या उपाय? क्या है कि 20वीं शताब्दी में एक नई टेक्नोलॉजी और नई इसने जो कंफर्ट जोन बनाया है सबके लिए, तो कंफर्टेबली चीजों को देखना, कंफर्ट जोन जो बनाया है, तो वो चूंकि अब टूट ही जाएगा क्योंकि उनको लगता है कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उस कंफर्ट जोन के तहत वो अंदर जाते हैं। जो अब मुझे डर लग रहा है कहीं ये ना हो जाए कि ये जो 2 महीने से हम घरों पर बैठे हुए हैं ये भी एक तरह से हम लोगों के लिए कंफर्ट जोन होता जा रहा है। परेशान तो हो रहे हैं लेकिन कंफर्ट जोन भी हो रहा है कि हमको एक दूसरे से क्या वेब या जो भी है जूम में बात करने की आदत ना हो जाए। हमको मतलब मुझे डर लगने लगता है कुछ चीजों से कि जो अच्छा भी है लेकिन डर भी लगता है कि ऐसा ना हो कि यही कंफर्ट जोन हमारा हो जाए। इसीलिए इस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि थिएटर में जो है जो ऑडियंस है वो हमें ढूंढनी पड़ेगी कौन सी है। थिएटर में जब तक यंग लोगों की ऑडियंस नहीं होगी क्योंकि यंग ही आदमी एडवेंचर करेगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरा थिएटर जो है, मैं जो जिसको बंसी को मैं कहता हूँ मेरी तरह का थिएटर है, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरा परफॉर्मेंस जो है वो एक तरह से स्पोर्ट्स इवेंट है कि मेरा थिएटर उस तरह स्पोर्ट्स है वो, इसलिए मैं बहुत कुछ स्पोर्ट्स से लेता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग भी डेवलप कर रहा था मैं इंडिजिनियस स्पोर्ट्स की फॉर्म से ले रहा था, खेल के मैदान से ले रहा था, चाहे नट हो, अखाड़े हो, बाजीगर हो इसीलिए वो जो स्पोर्ट्समैन वाला चरित्र थिएटर में लाना पड़ेगा जिसको यंग लोग पसंद करेंगे। इसका मतलब नहीं भी मैं कहता हूँ कि आप भी पिरामिड बनाइए लेकिन एलिमेंट ऑफ खेल जब तक नहीं होगा जिसको यंग लोग पसंद कर रहे हैं वो करना पड़ेगा। एक ऐसा भी थिएटर डेवलप हो रहा है, वो थोड़ा सा एक्टरों को अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा कि वो खेल नहीं करना चाहता, तो उसको लगता है कि मैं 4 पेज की सोलोलो की याद करके 2 लाइनें बोलूं, फिर एक लंबा पॉज दे दूं, फिर आपकी तरफ देखूं, फिर खांसूं, फिर वो जो करूं थोड़ा सा उसको भी हम सब लोगों को अपने से मोहभंग होना जरूरी है, वो हमारे साथियों को भी जरूरी है खुद से, क्योंकि नहीं तो खुद का चेहरा कभी कभी देखते देखते, जैसे इन दिनों मुझे नहीं लगता शीशे में कोई चेहरा देख रहा क्योंकि सबने दाढ़ियां बढ़ा दी। मैं इसलिए रोज देखता हूँ कि मैंने कहा नहीं मैं दाढ़ी नहीं बढ़ाऊंगा, मैं रोज शेव करूंगा भले घर में तो इसीलिए वो मोहभंग खुद ही करवाना पड़ता है, होता नहीं है। तो इसीलिए ये मुझे मालूम ये कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और भले कभी कभी कीजिए, मैं नहीं कह रहा कि उसकी प्रोसीनियम को तिलांजलि दे दीजिए, हो सकता है कोई आपको स्पॉन्सर करे, उससे आप उसके साथ आप टर्म्स तय नहीं कर सकते हैं। वो अगर आपको कहेगा साहब मैं आपको 30,000 या 50,000 रुपए दे रहा हूँ तो आप यहाँ कीजिए, तो ठीक है। मेरा कहने का हमें वर्सटाइल होना पड़ेगा, हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम हर कंडीशन के लिए तैयार हैं। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आजकल कौन है, ये जो हमारे मजदूर लोग सड़कों पर जा रहे हैं पैदल, 400-400 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, कि उन्होंने ये मान लिया है कि हिंदुस्तानी आदमी ने कि हम किसी भी किन्हीं हालात में उनको जीने की इच्छा है, हम और आप नहीं पैदल चल पा रहे हैं,
वो किन्हीं हालतों में जिसके प्रति हमारी बहुत कम लोगों को उनके प्रति एक सहानुभूति भी नहीं है, उनके प्रति इंसेंसिटिव भी है हम लोग, उसके बारे में हम बात भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ क्या ये सब हालात देखने के बाद हमारे थिएटर का थोड़ा कंटेंट बदलेगा क्या नहीं बदलेगा, मुझे नहीं मालूम। क्या हमारे प्ले राइटरों को, अगर जो प्ले राइट वाला थिएटर करे, क्या उनको ये दिख रहा है या मुझे दिख रहा है या आपको दिख रहा है क्या कि जो ये हालात हो रहे हैं जिसमें आप हमें मतलब मुझे लगता है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं या ऐसे दौर में लाए गए हैं जहाँ खुद को खुद पर ही शर्म आने लगी है, ये हो क्या रहा है। इस तरह के लोग, जैसे मुझे बहुत सारी चीजें जो आपको सबक सिखा रही है, जैसे हम जिस मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो बहुत ही अपने आप को पढ़े लिखे और सेंसिटिव कह रहे हैं, और हम ही लोगों के क्लास में बहुत लोग अपने माँ बाप को उठाकर घर से बाहर कर देते हैं क्योंकि हम ज्यादा सेंसिटिव हैं। लेकिन उसी मुकाबले में कल मैंने देखा था एक व्यक्ति अपनी बूढ़ी माँ को साइकिल पर लाद कर पिछले 1.5 महीने से चल रहा है, उसको राजस्थान ले जा रहा है, कि ये मानवीयता भी उन्हीं में है। बहुत सारी चीजें जो हम में खत्म हो चुकी है, ये ठीक है, इसका मतलब नहीं कि उन्हें ऐसे चलना चाहिए, उन्हें इसी तकलीफ से गुजरना चाहिए, ये मेरा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इसका असर हमारे काम पर भी हो, इसके थिएटर पर भी हो, कैसे हो मुझे नहीं मालूम, उसके मैं कभी आंकलन नहीं कर सकता हूँ, पर होगा। अभी मतलब बहुत सारी चीजें देख लो, अब मुझे नए इंस्टॉलेशन दिख रहे हैं, जिसको मैं इंस्टॉलेशन कहता हूँ सड़कों पर, जो मैं रोज देखता था, चाहे वो साइकिल पर टोकरियां लगती है। आज मैं जिस तरह की इंस्टॉलेशन देख रहा हूँ, आज मैं देख रहा था अपने मोटरसाइकिल से अपने एक झूले को धक्का दे रहा था ना, वो झूले बनते छोटे गांव में होते जिसमें बच्चे बैठते हैं, वो झूले को धक्का दे रहा था मोटरसाइकिल से, उसको बांध लिया था और उन झूलों की जो कुर्सियां हैं उन पे अपने बच्चों को बिठाया था, उसको खेल रहा था, उसने उसको एक ऑटोमोबाइल में बदल दिया। तो मेरे लिए ये इंस्टॉलेशन है, ये मेरे लिए इंस्टॉलेशन एस्थेटिक इंस्टॉलेशन नहीं है। जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तो वो मुझे इस वक्त की याद दिलाएगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आंखें बंद कर लेनी चाहिए विजुअली भी, या मैं जो कोशिश करता हूँ स्केचिंग करने की, वो मुझे ये चीजें दिख रही है, ये ठीक है, उसका रूप अलग हो जाता है और वो आपको भी दिख ही रही होगी, आपको लग ही रहा होगा कि इसका कभी मेरे काम में ये इस्तेमाल आएगा कि नहीं। जिस तरह की आवाजें निकल रही है या मतलब रोते रोते वो हंस रहे हैं। कल एक साहब जो है तारीफ करने लगे थे कि हाँ हाँ ठीक किया उन्होंने, मतलब वो व्यंग था उनकी बात में, फिर वो कहने का ठीक है भैया, आपके प्रधानमंत्री ने जो किया करने दो, लेकिन मुझे तो मरने भी तो दो। लेकिन इस तरह की जो चीजें हो रही है वो आपको सेंसिटिव, आपके लिए एक मटेरियल भी है और आपको एक सवाल भी पूछते हैं और आपके लिए एक चैलेंज भी है हम सब के लिए। आपको एक तरह का कि आपकी हम जो इंसेंसिटिव होते जा रहे हैं उसके प्रति हमारा, हमको क्या कहते हैं, गुदगुदाते हैं। मुझे लगता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरा गाना आप बिल्कुल अलग तरह का होगा, मेरा सोच अलग तरह की होगी है, क्योंकि जो हो रहा है चारों तरफ से, मुझे लगता है हम थोड़ा सा ये कहें हमारा क्या होगा इसके बारे में, जो सबका होगा वही हमारा भी होगा। जरा इन चीजों पर हम इस वक्त ज्यादा ध्यान दें। वो लोग दादा, हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कोरोना और ये अर्थव्यवस्था का ये जो फॉल चल रहा है, उसके बाद क्या जो दर्शक हमने जुटाए थे उन्हें वापस ऑडिटोरियम तक लाना आसान होगा? क्योंकि देखिए वो डरे हुए तो होंगे लोग। मुझे लगता है अब हमें एक ब्रिज करना पड़ेगा, दोबारा हमें वापस जाना पड़ेगा उनसे बातचीत करने, हमें उनके डर खत्म करने पड़ेंगे। इसीलिए हमें उसको बताना पड़ेगा, हाँ भाई आप दूर दूर रहे, अगर वो स्थिति रही तो। मैं जैसे कल ही सोच रहा था, मैं किसी से बात करूंगा, क्या मैं एक ऐसा प्ले करने की सोच रहा हूँ, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि आप चोरी मत करना जो मैं कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि बड़े शहरों में एक नई व्यवस्था बन गई है, रहने के तरीके बदल गए हैं। ये जो आपके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बीच में एक लॉन है। जैसे अभी लोगों ने थालियां बजाई थी अपनी बालकनी पर आकर, वो तो आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्यों ना मैं आने वाले दिनों में वो जो मैदान है बीच में,
वो जो बालकनी से जो दिख रहा है वहां कुछ परफॉर्मेंस का तरीका निकालूं, लोग बालकनियों से देखे मेरे थिएटर को। तो मैं कुछ इस तरह सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं उसमें सोच रहा था क्या मैं उसमें सिर्फ एक्टर्स को लाऊं, एक्टर्स को भी लाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कुछ प्रॉप्स भी लाने की कोशिश करूं, हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करूं। तो यही मैं इस तरह के, तो हम सब लोग, क्योंकि जहां जहां जो लोग रह रहे हैं, बात वही है, अगेन हमें एक स्पेस ढूंढना पड़ेगा जो हमें हमारा थिएटर तय करेगी, और लोग कन्विंस हो गए। क्या ये संभव हो पाएगा कि ये जो फ्लैट्स में रहने वाले लोग क्या इस बात के लिए तैयार हो जाएंगे कि साहब हम आपका थिएटर ऊपर से देखेंगे? पर फिर मुझे ये भी सोचना पड़ेगा, उसे ये बताना पड़ेगा भाई तो अपनी बालकनी की जो रेलिंग है थोड़ी ऊंची कर ले ताकि बच्चा गिर न जाए। ये सारी चीजें, या आने वाले दिनों में आर्किटेक्ट्स का क्या रोल होगा, क्योंकि हुआ क्या गया इस बीच में, ये जो टाउन प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, उन्होंने मोहल्ले तो बना दिए, उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट को आर्किटेक्चर का हिस्सा कभी नहीं बनाया कि वो स्पेसेस क्रिएट करे जहां परफॉर्म करे। वो अपने आप को, आर्किटेक्ट जो है वो सिर्फ अपने आप को प्रोसीनियम तक ही उसने अपने आप को महदूद रखा, क्योंकि प्रोसीनियम बिल्डिंग में डिजाइन कर दूंगा, उसका जो भी उनका परसेंटेज होता होगा तरीका। लेकिन क्यों नहीं हुआ है कि हमारे पास इतनी पूरा समाज अब शहरों में इन्हीं इलाकों में रह रहा है, तो उनके लिए क्यों नहीं ये जो कहते हैं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के बीच में परफॉर्मिंग स्पेसेस क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं ऊपर से लोग देख रहे हैं, क्यों नहीं खिड़कियों से देख रहे हैं? तो इसीलिए मुझे लगता है आर्किटेक्ट्स के लिए भी एक रोल है, अब उनको भी सोचना पड़ेगा। अगर ये वाकई स्थिति रहेगी एक दूसरे से बहुत दूर रहना है, अगर ऐसी, मुझे नहीं लगता, पता नहीं, वो कह रहे हैं कि साहब अभी तो रहना पड़ेगा, तो संजय ने अच्छा कहा था उस दिन, इसको सोशल डिस्टेंस ना कहकर फिजिकल डिस्टेंस कहा जाए। ऐसा ना हो कि फिजिकल डिस्टेंस के चक्कर में आप सोशली एक दूसरे से दूर हो जाएं, इसलिए इसका नाम बदल देना चाहिए। जैसे संजय ने उस दिन मतलब हमें थिएटर को प्रोसेनियम से निकाल के जनता के बीच में वापस लाना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एक तरीका, मेरा ये भी मतलब नहीं कि स्ट्रीट थिएटर करने लगोगे, आप थिएटर कीजिए, मेरा कहना है कुछ सोचना पड़ेगा और भी। लेकिन मैं कोई आपको वो नहीं दे रहा हूँ क्या फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं हो, नहीं मैं मतलब फॉर्मूला देने वाले व्यक्तियों में हूँ। एक संभावना है दिखती है कि हो सकता है कि हम जब करते थे थिएटर तब एक संभावना दिखी थी, इस तरह भी हो सकता है, कोशिश करनी पड़ेगी। देयरफॉर इसको फॉर्मूला मत मानिए। मुझे कह रहा है कि ऑल्टरनेट स्पेसेस ढूंढिए, ऑल्टरनेट स्पेसेस को तय करने दीजिए आप किस तरह का थिएटर कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अब चूंकि घरों में भी नहीं आकर कर सकते जैसे कुछ लोग करते हैं आकर ड्राइंग रूम में, लेकिन ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तो वन वुमन वन मैन शो करूंगा। ठीक है, आप किस किस को रोक सकते हैं? लेकिन मैं चूंकि जब कहता हूँ कि मैं तो जाहिर है भाई मैं तो कोशिश करूंगा 5-7 लोगों के साथ थिएटर करूं, हो सकता है मैं उसमें दूसरे अलाइड आर्ट्स को उसमें लाऊं, बहुत सारी चीजों को उसमें कोशिश करूं, हम कोलैबोरेटिव काम कुछ करें। हो सकता है कि मैं जयंत को कहूं भैया तो आजा कहीं मिलते हैं, तो उसका इस तरह का लेट्स क्रिएट एक पूरा इंस्टॉलेशन क्रिएट करें, वो ऑडियंस के सामने ही क्रिएट करें, आधा घंटा उसमें करें जैसे हम कोई बना रहे हैं, और वो बंद में एक स्कल्पचर की तरह बन जाए, और फिर एक्टर को कहे आओ भाई इसमें आप लोग परफॉर्म करो। मतलब संभव है, पॉसिबिलिटी में, मतलब ऐसा नहीं कि बूढ़े तुम लोग हो गए हो, मैं नहीं हुआ हूँ। ये जो विस्थापन पहले गांव से लोग शहर की तरफ विस्थापित होते थे, काम के रोजी रोटी की तलाश में शहर में आते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि शहर से बहुत बड़ा तबका, करोड़ों लोग वापस गांव की तरफ जा रहे हैं। तो इस सिनेरियो को, इस दृश्य मुझे को नहीं लगता है संजय, मुझे नहीं लगता, मैं कल ही किसी से बात कर रहा था, ये सवाल तुमने अच्छा पूछा है कि ये ऐसा क्या वाकई ये विस्थापना परमानेंट है, लेकिन इसमें जो लोग वापस जा रहे हैं बहुत सारे लोग, इसमें कुछ तो 70% लोग वो भी हैं जिनकी पास जब से जो जमीनों की चकबंदी हुई थी, आपको याद होगा कि बहुत पहले, इसमें अब सारे के पास बहुत लंबी जमीन नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े हैं,
और उसमें से वो परिवार नहीं पाल सकते पूरा साल, वो लोग फिर भी वापस शायद आएंगे दूसरे तरीकों से, कि उनको भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, कुछ ने उन्हें स्कूलों में डाला है। तो ये वही लोग शायद वापस जाएंगे जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें होंगी, लेकिन जिनके पास नहीं है बहुत सारा, कि वो जो, इसलिए कि विस्थापन तो ये हो सकता है ये टेम्पररी एक दौर है विस्थापना का, लेकिन जो दूसरी तरह की विस्थापनाएं होंगी उसकी ओर नजर हमें दौड़ानी है। लेकिन जो लोग लौट रहे हैं उनमें से बहुत लोगों का ये कहना है कि अब हम कभी लौट के नहीं है। हाँ, उसमें कुछ परसेंटेज होगी वो, लेकिन वो 20% ही होगी, मेरा मानना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी कल दिन भर मैं रोज एक कोई टॉपिक उठाता हूँ, फिर उस पर बात करता हूँ अपने मित्रों से, किसी गांव में, किसी कहीं, इसलिए क्योंकि मेरे लिए मुझे रोज एक सब्जेक्ट चाहिए, इसलिए मैं व्यस्त रहता हूँ। तो आपसे भी शाम को करता ही रहता हूँ कि इसलिए, क्योंकि ये उसमें शायद 20%, मुझे लगता हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बहुत लोग शायद वापस भी आएंगे, टाइम लगेगा। लेकिन इस बीच में जो दूसरी तरह की विस्थापना पैदा हो रही है रिश्तों की, उसकी तरफ जरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विस्थापना का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना विस्थापना नहीं होता है। दरअसल हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड से विस्थापित है, हमारी सोच विस्थापित है। इस वजह से हम लोग बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं इन मजदूरों के बारे में, आप मेरी हम सब की बात नहीं कर रहे। एक तरह से दिमागी विस्थापना तो है ही है ना। और कुछ विस्थापनाएं जो मजबूरी में होती है, कुछ विस्थापनाएं जो आप पर फोर्स की जाती है। जैसे मैं अपने बारे में कहूँ कि मेरे परिवार पर विस्थापना फोर्स की गई थी 1990 में, जहां पूरा कश्मीरी एक पूरे तबके के साथ जेनोसाइड हुआ था, उनके लोग मारे गए थे, गोलियों से चीर दिए गए थे। तो वो फोर्स विस्थापना, वो एक विस्थापना थी जो फोर्स की गई थी आपके ऊपर। लेकिन इस तरह की बहुत तरह की विस्थापनाएं हैं, और हम तो अक्सर कोशिश करते थे, कन्हैया को याद होगा, आपको भी याद होगा कि इस इशू को लेकर हमने बहुत बार अपने कॉलेज में बात भी की है, कोशिश करने की कि एक थिएटर ही पूरा है जो विस्थापना की बात करे, क्योंकि विस्थापना एक मूल मुद्दा है एक्चुअली आपके डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है कि वो आपको रिश्तों को विस्थापित कर देता है, आपकी सोच को विस्थापित कर देता है। मतलब जैसे हम अपनी ध्वनियों से विस्थापित हो चुके हैं, हम अपनी सोच से विस्थापित हो चुके हैं। मैं मतलब टू गिव यू एक एग्जांपल, हम जब छोटे थे, हम लोग बच्चे खेल खेलते थे जिसमें हम सब आंखें बंद करके कहते थे, बताओ ये कौन से परिंदे की आवाज है, कि अलग अलग जानवरों में चिड़ियों की आवाज आती, तो हमें ये पहचानना होता था कौन से परिंदे की आवाज है। लेकिन उसके बाद जब कश्मीर में हालात खराब हुए, वहां बच्चे आंखें बंद करके इस बात का खेल खेलते थे, बोलो ये AK-47 की आवाज है या कलाशंकोव की आवाज है। कि मतलब ध्वनियों का खेल बदल गया, वहां स्थापना इस तरह की हुई। क्या बच्चे जो है ये खेल खेलते हैं कि बताओ किसकी, टैंक के गोले की है, बंदूक की है, और ये हर जगह अलग अलग तरह की विस्थापनाएं हुई है, जिस पर मुझे लगता है हमें एक नया कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और इस पर सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम हमारे थिएटर में कंटेंट की भी है, हम किस चीज को कंटेंट माने और किस चीज को खबर माने। ये बहुत सारी चीजें हैं जो टेलीविजन कर देगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है, अब हर कंटेंट कभी कभी वो खबर से भी आगे निकल जाती है। जैसे मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ कि गांव में 5000 लोग डूब गए, नदी में बाढ़ आई, ये खबर हो जाती है, क्योंकि ये खबर पहुंच जाती है लाखों लोगों तक 1 मिनट में। लेकिन उसी गांव ने मुस्कुराना बंद कर दिया, हंसना बंद कर दिया, ये खबर नहीं है, ये कंटेंट है। जब हमें भी अब तय करना पड़ेगा कंटेंट क्या है, खबर क्या है, क्योंकि ये चैलेंज तो टेक्नोलॉजी ने आपको दिया ही है। क्योंकि इसीलिए मुझे लगता है विस्थापना सबसे बड़ा कंटेंट है। उसमें अभी ये वाला जो फोर्स विस्थापना है, चाहे वो किसी कारणों से हुई है, तो उस पर भी बात तो करनी पड़ेगी ना। जी कन्हैया सर, आप कुछ बोलेंगे? नहीं, मैं बस सुन रहा हूँ अभी दादा को। कुंज प्रकाश कुछ नहीं बोल रहा है, आया कुंज था चला गया। प्रकाश आज नहीं है कुंज? नहीं थे अभी,
थर्ड टाइम में नहीं आए। अच्छा बोर हो गए बेचारे। नहीं सर, वो नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होता है, नेट। और ये जबलपुर के भाई साहब कहने वाले थे। आनंद सर भी है हमारे पास साथ। बंशी दा को नमस्कार। नमस्कार जी, फरमाइए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, सिर्फ सुन रहा हूँ। अरे क्या हाल है जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। मैं ठीक हूँ दादा, बंशी दा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, चलो कम से कम ये काम तो आप बहुत लोगों को मिलने का एक सौभाग्य हुआ है। हाँ, ये बहुत अच्छा हूँ बहुत जी। तो ये तो अच्छा हुआ, आप ठीक हैं, बाकी ठीक हैं सब? जी जी, सब ठीक है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और डोरेमोन? हाँ जी, बिल्कुल एकदम बढ़िया। और हम ये सोच रहे थे कि आपने आलाप सर के बाद नौटंकी को लेके और कोई प्रयोग किया क्या? नहीं, मैंने नहीं किया, इसलिए क्योंकि मैंने किया कि वो बाद में क्या होता है कि जब आप प्रयोग करते हैं किसी चीज पर, बाद में जब वो एक फैशन के तौर पर होने लगता है ना, उसका जो मूल स्वरूप था, दरअसल मैं उसमें दरअसल नौटंकी कम, जो दूसरी उसमें फॉर्म्स वो उसमें छुपी हुई नहीं थी, दूसरी फॉर्म्स की जो एनर्जी उसमें कोशिश की थी हम सब लोगों ने मिलकर लाने की, उन पर जरूर काम हुआ। जैसे फॉर इंस्टेंस ये आलाप सर की ही देन है बाद में रंग प्रदूषक में थिएटर ऑफ लाफ होना, क्योंकि वहां जो लखनऊ के भांडों का खेल या कश्मीर के भांडों का खेल या बनारस के भांडों का खेल, जो उसमें कहीं ना कहीं शामिल हो गया था अनोखे और चोटी की वजह से, जो उसमें दो कैरेक्टर थे, डॉबकिन और बॉबकिन, और वो जो एलिमेंट ऑफ लाफ जो पूरे, वो व्यंग के साथ साथ वो जो एलिमेंट ऑफ लाफ भी जो था, तो दूसरी सेंस में वो बाद में मेरे प्लेज में आता रहा है। क्योंकि अंत में मुझे एक टाइम पर जब हम करते रहे, मुझे लगा कि अंत में सबसे ज्यादा, अगर कोई हो सकता मैं गलत हूं, ये मेरा मानना है कि परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स में सबसे ज्यादा अगर कोई सेकुलर आर्ट फॉर्म है वो लाफ ही है, वो हंसना ही सबसे बड़ा सेकुलर है। क्योंकि शायद इसी वजह से वो लंबे समय तक रहा है। अगर लखनऊ के भांड नहीं होते तो वो नवाबों के साथ इतने दिन तक नहीं रह सकते थे, अपनी बात भी कह जाते थे वो, और अपना व्यंग भी करते थे, क्योंकि सोशल कमेंटेटर्स थे वो। ऐसे ही कश्मीर में हुआ, ऐसे ही पंजाब में हुआ, नॉर्थ इंडिया में कश्मीर से आई है। हाँ, लखनऊ की भाड़ परंपरा भी कश्मीर से ही आई हुई है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो उसकी भी एक कथा है, वो कभी बात है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये जो आर्ट फॉर्म्स व्यंग की है, जो हंसनी हसोड़ की है, ये आर्ट फॉर्म्स पॉलिटिकली बहुत सेकुलर है, और सेकुलरिज्म को एक तरह से इस देश में बचाने का काम इन आर्ट फॉर्म्स ने बहुत किया है। इस पर कभी बात नहीं होती है। अगर ये आर्ट फॉर्म्स नहीं, इसीलिए बाद में अगर आपको याद हो कि हंसने हंसाने को मिडिल क्लास ने टेक ओवर किया और घरों में उसको इस्तेमाल किया, ये कहकर कि ये बहुत ही बेहुदा है घरों में, मतलब बेहुदापन से उसको जोड़ा। मतलब वो उसको एक तरह से, जो लोग हंसते हैं घर में वो नालायक समझे जाते थे, बच्चे हंसते तो उसके मुंह पर हाथ रखते थे। हमने अपने घरों से सेकुलरिज्म निकाल दिया है, और सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं। जब आर्ट फॉर्म ऑफ, क्योंकि घर में जो आर्ट फॉर्म सेकुलर होती है वो हंसना हंसाना होता है, और हंसना हंसाना विद कंटेंट, सिर्फ इसलिए नहीं गुदगुदी करना। इसीलिए लंबे समय तक उस, आप देखिए सबसे ज्यादा अगर किन्हीं आर्ट फॉर्म्स पर अटैक हुआ है वो इन्हीं पर हुआ है। आप देख लीजिए, अंत में नौटंकी का मुंशी जी पहले खत्म हो गया था, जो उसमें विदूषक का रोल करता था। मार्च में जो शेरमार खान कहलाया जाता था, ये सारे इस तरह के जो रोल्स थे उसमें, जो डिफाइंड रोल्स थे, सबसे पहले अगर आप इसे 50 साल का इतिहास उठाएंगे, ये लोग सबसे पहले बाहर कर दिए गए कि ये सबसे पहले व्यंग करने वाले लोग। तो इसीलिए इस पर भी जरा विचार करना जरूरी है कि आर्ट फॉर्म्स का जो सेकुलरिज्म है, या कौन सी ऐसी आर्ट फॉर्म्स हैं
जो बाय टेम्परामेंट सेकुलर है। तो मुझे ये लगा कि ये बाय टेम्परामेंट सेकुलर है यार, और ज्यादा है, इसलिए शायद मेरा उनसे ज्यादा, भले ही उसको लोग उछल कूद कह दें, कुछ भी कह दें, therefore मैं कहता हूँ कि उछल कूद ही सेकुलरिज्म है। दादा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो थिएटर के पूरे देश में हैं, उनका जो पेडागोजी है एकेडमिक्स को लेकर, उसमें चेंज आना चाहिए, करना चाहिए, या उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। पर बहुत पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से मुझे लग रहा है ये इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशन बन गए हैं जैसे हम ये मानकर चल रहे हैं कि आगे चलकर जो बच्चे प्रोग्राम होंगे, नहीं कहते कि बच्चों का प्रोग्राम किया जाएगा, इस तरह के बच्चे पैदा हो जो इस तरह के जैसे हो, लेकिन हम ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हैं। एक्चुअली हम सबको प्रोग्राम कर रही है, तो हम खास तरह के थिएटर वाले बनाए जा रहे हैं, हम खास तरह की सोच करने लगे, हमें खास तरह का पॉलिटिक्स करना सिखाया जा रहा है। देयरफॉर हम तो आगे चलकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब बच्चे जो है रोबोज हो जाएंगे, वो बहुत बाद की बात है, लेकिन हम ऑलरेडी प्रोग्राम किए जा रहे हैं और अब प्रोग्राम किए जा रहे हैं थ्रू दीज इंस्टीट्यूशन, और इन इंस्टीट्यूशन को बदलना जरूरी है, इसीलिए उनका डिसेंट्रलाइज होना जरूरी है, और वो डिसेंट्रलाइज होने चाहिए। इसलिए होने चाहिए, मैं तो कभी कभार ये कहता हूँ कि जो बड़े बड़े संस्थाएं हैं, वो चाहे थिएटर में हो, म्यूजिक में हो, अगर उनके बड़े बड़े बजट्स हैं, इससे अच्छा है ना कि उसको डिसेंट्रलाइज करो। एक बजट से हो सकता है कि 50 और इंस्टीट्यूशन खुल जाए छोटे छोटे, और शाम को चलाइए उनको, भले 12 घंटे पर ट्रेनिंग दे दीजिए, एक प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग दे दीजिए। जो एक जमाने में आइडिया यही था कि जब मैंने एनएसडी ज्वाइन किया था वापस एज अ प्रोफेसर एक्सटेंशन प्रोग्राम, वो एक प्रपोजल था मैंने दिया था, तब तक मैं बहुत घुमकड़ी कर चुका था, और मुझे ये अंदाज हो गया था कि जो लोग बाहर थिएटर कर रहे हैं और नौकरियां करते हैं, अगर उनके यहाँ ही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो जाए, ट्रेनिंग से मेरा मतलब उनका वो चीजों को जानने लगे, दुनिया में क्या हुआ है, तो शायद थिएटर बेटर होगा। जिसको मैं एमेच्योर थिएटर नहीं कहता, वो जो अंशकालिक थिएटर था, मैं अभी भी एमेच्योर शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहता, इसीलिए वो खुला था एक्सटेंशन। इसलिए एक्सटेंशन में जो पहला प्रपोजल आया था उसका नाम हमने दिया था ड्रामा स्कूल ऑन व्हील्स, चलता हुआ ड्रामा स्कूल। उसकी एक लंबी रूपरेखा बनी थी, कैसे हर शहर में एक महीना रुकेगा, उसमें एक बड़ी, लेकिन बाद में वो रूपरेखा उसकी बदलती गई और वो कुछ और होता गया। अलबत्ता उसका इस्तेमाल इसलिए किया गया जो वहां के ग्रेजुएट से उनको कैसे उसमें काम दिया जाए, लेकिन जिनके लिए वो खुला था उनके लिए तो वो बचा नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि डिसेंट्रलाइज होना जरूरी है, लेकिन आज भी वही कोशिश की जा रही है। अभी भी मानना चाहता हूँ हमारा ये तीसरा सत्र भी खत्म हो रहा है, तो मैं आपको यही रोक रही हूँ, माफी चाहती हूँ। दादा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो मेरा मंच वाला भी तो है ना बंसीदार का। अरे यार अब कितना बोलूंगा, बोल दिया ना। आज नहीं, बाद में। आज नहीं, कल तो शायद उनका है ना, 2-4 दिन बाद। आज रंजीत कपूर जी का है ना शायद। दादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मत रखिएगा।